Hello students, what we were doing colligative property and almost we have done numericals related colligative property in our previous video. Student, today I am going to explain want-half factor related colligative property. This factor is also related, this one. Why and when and where we will use want-half factor and why it is required in colligative property. Today we will study this one. Student, have you remember for colligative property we have to use number of solute particle that will disperse in a liquid solvent and that will show various kind of colligative property. This one you have remember. So student, what happen when number of solute particle will increase or decrease? अगर हम सॉल्यूट पार्टिकल को इंक्रीज कर दें या फिर डिक्रीज कर दें तो फिर क्या होगा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या वैसे ही हमें दिखेगी जैसी है, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वजह से दिख रही थी क्या वैसी ही दिखेगी अगर इसके पार्टिकल्स को हम डिसॉल्व करने पे अगर इनके पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाए या फिर किसी वजह से डिक्रीज हो जाए तो क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वही रहेगी जो होनी चाहिए? क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे और अगर पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाते हैं या फिर डिक्रीज हो जाते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी आपको चेंज देखने को मिलेगा। और ये चेंज जो भी आपको चेंज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में देखने को मिलता है वो चेंज कहलाते हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। दिस वन, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये चेंज हमें कब देखने को मिलेगा? ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा रीजन है जिस वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी? तो स्टूडेंट, आपको एक चीज याद है, जब हमने आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सप्लेन किया था तब हमने कुछ फैक्टर्स बताए थे जिन पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती है। दैट वन, कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। सॉल्यूट पार्टिकल का कंपोजिशन मींस सॉल्यूट पार्टिकल आप 2 ग्राम ले रहे हो या फिर 3 ग्राम ले रहे हो, चाहे जितना भी आप ले रहे हो उस पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती है। सेकेंड चीज, नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल का मतलब क्या होता है? नेचर का मतलब होता है कि सॉल्यूट पार्टिकल्स आयनिक है या फिर नॉन आयनिक है। आयनिक समझते हो? ऐसा सॉल्यूट पार्टिकल जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन में टूट जाए तो आयनिक है, या फिर ऐसा सॉल्यूट पार्टिकल जो पॉजिटिव नेगेटिव आयन में नहीं टूटता है यानी कि नॉन आयनिक है। तो जो भी सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं आयनिक है और नॉन आयनिक है उसको क्या कहते हैं? सॉल्यूट पार्टिकल का नेचर कहते हैं। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इस पर भी डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, नेचर जो आयनिक और नॉन आयनिक बिहेवियर सॉल्यूट शो करते हैं उस पर भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती है। एंड थर्ड वन जो हमने बताया था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फॉर्मूला कुछ भी हो उस पर भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती है। तो अगर इन पर डिपेंड नहीं करती है और अगर ऐसी चीजें यहाँ पर होंगी तो फिर क्या होगा? तो देखो, अगर आयनिक पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं कि अगर मान लो ये सॉल्यूट पार्टिकल आयनिक होगा, लेट कर लेते हैं कि सॉल्यूट पार्टिकल आयनिक होगा, तो फिर क्या होगा? सॉल्यूट पार्टिकल्स के जो नंबर्स हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो तो आपने यहाँ पर देख लिया, वो फिक्स थे आपके लिए। जब ये आयनिक है तो ये क्या होगा? इसके आयंस टूटेंगे। NaCl जैसे एग्जांपल के लिए लिया तो NaCl Na+Cl- में टूटेगा और इस वजह से इनके आयंस की संख्या, नंबर ऑफ आयंस भी क्या होंगे? पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि एक आपका जो भी सॉल्यूट पार्टिकल का एक NaCl है वो 2 हिस्सों में टूट गया, Na+Cl-। तो अगर सॉल्यूट पार्टिकल आयनिक होगा तो सॉल्वेंट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे ना। और अगर सॉल्यूट पार्टिकल, अब हम दूसरे पे जा रहे हैं, अगर सॉल्यूट पार्टिकल नॉन आयनिक हुआ, नॉन आयनिक समझ लो, जैसे मान लो A है
तो अगर सॉल्यूट पार्टिकल फॉर्मूला ए है, तो अगर सॉल्यूट पार्टिकल नॉन आयनिक हुआ तो जितने भी ए वाले पार्टिकल्स होंगे वो ए एक दूसरे के साथ ऐसे मर्ज हो जाएंगे। मर्ज समझते हो, मींस एक दूसरे से वीक वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर कह सकते हैं इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शन की वजह से जुड़ जाएंगे, और जुड़ करके इस तरीके से ए एंड देन ए सिंगल बॉन्ड ए ऐसे करके स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो ऐसे केस में जो होगा, अगर हम इसे काउंट करेंगे तो ये पूरा 1 होगा और ये पूरा 2 होगा। मींस ऐसे केस में पार्टिकल्स के नंबर्स क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। अगर एसोसिएशन होगा तो वहां पार्टिकल्स के नंबर डिक्रीज हो जाएंगे। सोचो, देखो एक कंटेनर, उसमें केवल ए, ठीक है, ये पार्टिकल्स हैं। अब हम अगर इसे काउंट कर रहे हैं तो हमारे कितने पार्टिकल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 पार्टिकल्स हैं। अब अगर हमारा यहाँ पर ये पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़ जाए, मींस ये और ये जुड़ गए, ये दोनों पास पास में आ गए, ए और ए। अब देखो कितने पार्टिकल्स हैं, तो ये कलेक्टिवली 1 कहलाएगा, ये 2 कहलाएगा, ये 3 कहलाएगा। समझ गए? तो यहाँ पर जहां पर ये इस तरीके से जुड़ रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, एसोसिएशन। क्या बोलेंगे, एसोसिएशन। क्लियर, बात समझ रहे हो? और एसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, वो डिक्रीज हो जाएंगे, यानी कि कम हो जाएंगे। पहले 6 थे, अब बाद में कितने रह जाएंगे, 3 हो जाएंगे। क्लियर? अगर ये कम हो गए या फिर आयनिक की वजह से बढ़ गए तो दोनों ही केस में जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी वो एग्जैक्ट वही नहीं मिलेगी। क्लियर? जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको मिलनी चाहिए, पार्टिकल्स आपके जितने हैं उनकी वजह से जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। उसको क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो अब हम इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, when number of solute particle will increase or decrease due to एसोसिएशन। यहां पर पहले हम डिसोसिएशन मेंशन कर दें, डिसोसिएशन और एसोसिएशन देन द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी will change and this kind of colligative property is called abnormal colligative property। बात समझ में आ गई? अगर सोल्यूट पार्टिकल जो भी है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, वो किसी वजह से इंक्रीज हो जाते हैं या फिर डिक्रीज हो जाते हैं, और कौन सी वजह हो सकती है इंक्रीज होने का, तो अभी हमने समझाया आयंस। जैसे देखो NaCl एक पार्टिकल था, पूरा ये एक माना जा रहा था, जब टूट गया तो कितने हो गए, 2। तो किसी वजह से इंक्रीज हो जा रहे हैं या फिर मर्ज हो करके, मर्ज मीन्स एसोसिएशन की वजह से डिक्रीज हो जा रहे हैं। तो जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा उसमें आपको चेंज देखने को मिलेगा, एंड इस तरीके का चेंज क्या कहलाता है, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहलाता है, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज समझिए, ये आप नोट करना है, आपको हेडिंग आपको मेंशन पहले करनी है, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको हम रफ कर देते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी आपने लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट इधर का ये पोर्शन हम रफ कर रहे हैं, दिस वन ऑल्सो। सो आपको पता है कि एसोसिएशन मीन्स आयनिक, जो भी नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल है जिसकी वजह से
जिसकी वजह से अगर आयनिक है और अगर नॉन आयनिक है, ठीक, तो आयनिक होगा तो फिर क्या होगा, वहां पर डिसोसिएशन होगा, और नॉन आयनिक होगा तो वहां पर क्या होगा, एसोसिएशन होगा। डिसोसिएशन का मतलब जैसे कि NaCl है तो टूट गया Na+Cl- में, तो जो एक पार्टिकल था अब टूट करके क्या हो गया, 2 बढ़ गया। और एसोसिएशन के केस में जो A था वो AA पार्टिकल्स जो है वो बाद में मर्ज होकर के A2 यानी कि AA जुड़ जाएंगे। सब अलग अलग होने की वजह ऐसे काउंटिंग में थे, ये 1 1 और बाद में ये जुड़ गए तो ऐसे हो गया A then A। क्लियर? तो अब यहाँ पर ये अभी पहले थे 1 1 2 थे और यहाँ पर क्या है, अब ये कलेक्टिवली क्या है, 1 है। क्लियर? ये सेपरेटली है। देखो यहाँ पर एसोसिएशन में स्टार्टिंग में पार्टिकल्स 2 थे और बाद में क्या हो गए, 1। इसका मतलब पार्टिकल क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। क्या डिक्रीज हुआ, पार्टिकल डिक्रीज हुआ। और यहाँ पर क्या हुआ, पार्टिकल्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। क्लियर? ये चीज समझ में आई। अब हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास की। किसकी बात करेंगे, मॉलिक्यूलर मास की। तो देखो मॉलिक्यूलर मास जो होता है, अगर हम इनके जो भी आपके सॉल्यूट्स हैं उनके मॉलिक्यूलर मास स्टार्टिंग वाले लें तो वो मॉलिक्यूलर मास क्या कहलाएंगे, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या है, बिफोर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन, मींस बिना एसोसिएशन और डिसोसिएशन हुए जब पार्टिकल्स का जो भी मास था वो मास जो है, मोलर मास जो भी पार्टिकल का था, मोलर मास वो क्या होगा, नॉर्मल मोलर मास होगा। क्या होगा, नॉर्मल मोलर मास होगा। समझ लो, जो भी सॉल्यूट पार्टिकल था जिसका ना वो एसोसिएशन हुआ, मींस अभी हमने सॉल्वेंट में मिलाया तभी एसोसिएशन हमें देखने को मिला और डिसोसिएशन देखने को मिला। ये कब देखने को मिलेगा, जब हम लोग सॉल्वेंट में मिला देंगे तब हमें एसोसिएशन देखने को मिलेगा या फिर डिसोसिएशन देखने को मिलेगा, तभी देखने को मिलेगा ना। ऐसे तो नहीं मिलेगा ना कि इसको हम बिना मिलाए ही ये प्लस माइनस में टूट जाएगा। ये प्लस माइनस में कब टूटा होगा, जब सॉल्यूट को क्या किया गया होगा, सॉल्वेंट में मिक्स किया गया होगा, तभी ये क्या दिखाएगा, डिसोसिएशन मींस प्लस माइनस में टूट करके या फिर एसोसिएशन मींस मर्ज होकर के, तभी दिखाएगा। और जब तक ये नहीं दिखाएगा तब तक इसका जो भी मोलर मास होगा, मोलर मास समझते हो, फॉर्मूले की हेल्प से जो मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, उस मोलर मास को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल मोलर मास। क्या बोलेंगे, नॉर्मल मोलर मास। और जब ये इसमें डिसोसिएट या फिर एसोसिएट हो जाएगा तो उसको बोलेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, आफ्टर डिसोसिएशन एंड और एसोसिएशन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट विल इंक्रीज। क्या हो सकता है, वो इंक्रीज हो सकता है, विल इंक्रीज और डिक्रीज। अब इस वर्ड को हम डिक्रीज और इंक्रीज लिखते हैं, डिक्रीज और इंक्रीज। अभी हम ये आपको बताते हैं क्यों हमने ऐसा किया, डिक्रीज और इंक्रीज। देन द obtain molar mass after experiment is called abnormal molecular mass। क्लियर? तो देखो जब हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, डिसोसिएशन एसोसिएशन कर रहे हैं, तो जो सॉल्यूट पार्टिकल का मास है वो डिक्रीज होगा या फिर इंक्रीज होगा, तो उसे क्या कहेंगे, उस डिक्रीज और इंक्रीज हुए मास में जो भी चेंज आपको मिल रहा है, जो भी मोलर मास आपको डिक्रीज और इंक्रीज के बाद मिलेगा, वो मास कहलाएगा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास।
सिंपल सा फंडा है कि एक्सपेरिमेंट से पहले जो भी मोलर मास था और एक्सपेरिमेंट मीन सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व करने के बाद जो मोलर मास आपको मिल रहा है, दोनों मोलर मास में चेंज होगा। याला मोलर मास क्या होगा? एबनॉर्मल मोलर मास, और ये मोलर मास क्या होगा? नॉर्मल मोलर मास। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? एबनॉर्मल किसे बोलते हैं? जब मॉलिक्यूलर मास में इंक्रीमेंट आपको दिखे या फिर डिक्रीमेंट दिखे तो उसे बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। जैसे कि NaCl का मोलर मास क्या होना चाहिए? मोलर मास क्या होना चाहिए? Na का एटॉमिक वेट 23 प्लस Cl का एटॉमिक वेट 35.5, तो इसका मोलर मास हमें मिलना चाहिए 58.5। ये जो मोलर मास है ये क्या है? नॉर्मल है। क्लियर? और इसमें जब डिसॉल्व हो जाएगा तो इसका मोलर मास हमें कम मिलेगा या फिर ज्यादा मिलेगा, तो उसे क्या कहेंगे? एबनॉर्मल मोलर मास। यही NaCl का इसमें मिला देंगे तो मिलाने के बाद जो मोलर मास में चेंजेस दिखेंगे वो कहलाएगा एबनॉर्मल मोलर मास। इज इट क्लियर? बात क्लियर हुई? अब यहां वाली चीज क्लियर करो। डिसोसिएशन के केस में मोलर मास अक्सर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, डिसोसिएशन के केस में मोलर मास हमेशा क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और एसोसिएशन के केस में मोलर मास हमेशा बढ़ जाता है। क्यों? सिंपल सा सोचो, एग्जांपल देखो। NaCl दोनों इकट्ठा थे तो मोलर मास क्या था? 58.5। NaCl में से Na अलग हो गया और Cl अलग हो गया। अब मोलर मास Na का आप अलग देखोगे और Cl का अलग देखोगे, तो अब मोलर मास इन दोनों का अलग अलग देखोगे तो ये पहले वाले के कंपेयर में मोलर मास इसका क्या हो गया? कम हो गया। समझ गए? NaCl जब इकट्ठा था तो इसका मोलर मास क्या था? 58.5, और जैसे ही इसका डिसोसिएशन हुआ तो इसका मोलर मास इसके आयन के अकॉर्डिंग क्या हो गया? कम हो गया। क्लियर? बात समझ रहे हो? तो इसलिए इसका मोलर मास क्या होगा? डिसोसिएशन में जो भी सॉल्यूट का मोलर मास होता है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। एसोसिएशन के केस में सॉल्यूट का मोलर मास इंक्रीज हो जाता है। कैसे? देखो, जैसे कि बेंजीन एग्जांपल के लिए, एसोसिएशन के लिए हमने बेंजीन लिया, पहले C6H6 था। जब अकेला बेंजीन था और इसका मोलर मास अगर हम देखें तो 12 एटॉमिक वेट होता है कार्बन का, 6 टाइम है तो इंटू में 6 प्लस 1 इंटू में 6। ठीक है, तो यहां पर इसका मोलर मास 78 है। बाद में दो बेंजीन मर्ज हो जाएंगे, C6H6 और एक और बेंजीन C6H6 मर्ज हो गए। तो जब ये मर्ज हो गए मींस इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है, इस वजह से जुड़ गए। तो अब इसको कलेक्टिवली एक मान करके इसका मोलर मास देखोगे तुम लोग, तो एसोसिएशन के केस में मोलर मास क्या हो जाता है? इकट्ठा देखोगे तो 78 प्लस 78 इंक्रीज हो गया, तो फिर ये क्या हो जाएगा? 156। यानी कि एसोसिएशन के केस में मोलर मास बढ़ जाता है और डिसोसिएशन के केस में मोलर मास घट जाता है। और जो भी मोलर मास कम या ज्यादा हो रहा है आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, उसे क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल मोलर मास। ये 1 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो बहुत बारीकी से ध्यान रखिएगा और इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा कि आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट विल डिक्रीज और इंक्रीज, then the obtained molar mass after experiment is called abnormal molar mass. Is it clear? तो अभी आपने 2 पॉइंट्स यानी कि अपने बहुत ही मोटे मोटे 2 पॉइंट समझे। एक तो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है और सेकंड एबनॉर्मल मोलर मास क्या है। इसको भी लिखने से पहले यहां पर इसकी हेडिंग डाल दीजिएगा, एबनॉर्मल मोलर मास, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं वॉन्ट हाफ फैक्टर पे। तो ये रफ करें स्टूडेंट। चलिए, थैंक यू। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वॉन्ट हाफ फैक्टर। वॉन्ट हाफ फैक्टर इसकी जरूरत कब पड़ी और वॉन्ट हाफ फैक्टर को यूज हम लोग कब और कहां करते हैं ये हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखिए वॉन्ट हाफ फैक्टर। वॉन्ट हाफ फैक्टर,
वॉन्ट हाफ फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल आई से। ठीक है, स्मॉल आई वॉन्ट हाफ फैक्टर की जरूरत कब पड़ती है? व्हेन सॉल्यूट शो एसोसिएशन और डिसोसिएशन in liquid solvent, then the colligative property will change. So to determine जो भी colligative property change होती है ना, उसको हम लोग determine करने के लिए to determine the colligative property want half factor use। ठीक है, जो भी हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज होता है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वॉन्ट हाफ फैक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, तो वॉन्ट हाफ फैक्टर होता क्या है? तो वॉन्ट हाफ फैक्टर एक आपका कह सकते हैं रेशियो, या फिर हम कह सकते हैं वॉन्ट हाफ फैक्टर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक सिंपलेस्ट टर्म है, जिसकी हेल्प से हम लोग एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन से रिलेटेड लिक्विड की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला वॉन्ट हाफ ने दिया था। वॉन्ट हाफ फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और आई इज इक्वल टू यूज करेंगे नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसे बोलते हैं? तो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल। क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर? इसके लिए I इज इक्वल टू एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, और ये I का यूज कैसे करना है? जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसके लिए एक हम तरीका बता देते हैं। फॉर या फिर टू कैलकुलेट all the colligative property want half factor will use। ठीक है, कैसे? such as जो भी रिलेटिव फॉर रिलेटिव लोवरिंग इन द वेपर प्रेशर, फॉर रिलेटिव लोवरिंग इन द वेपर प्रेशर। अब हम सबको शॉर्टकट में लिखेंगे। रिलेटिव लोवरिंग इन द वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? P0A माइनस PS अपॉन P0A इक्वल में XB। अगर यहाँ पर सॉल्यूट पार्टिकल एसोसिएशन कर रहा होगा या फिर डिसोसिएशन कर रहा होगा, तो उस केस में ये फॉर्मूला जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का है, जिसको हम लोग रिलेटिव लोवरिंग इन द वेपर प्रेशर बोलते हैं, इस फॉर्मूले में यहाँ पर क्या लग जाएगा? I यानी कि वॉन्ट हाफ फैक्टर, और ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहेगा, तो जिसको हम डॉट लिख दे रहे हैं, जिससे समझ में आएगा डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। तो I मल्टीप्लाई XB। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई का साइन है छोटा सा, और इनटू XB। ठीक है, सेम एज हमारा सेकंड क्या था? ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका क्या फॉर्मूला था? तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला था पाई इज इक्वल टू CRT। तो इसके फॉर्मूले में I कहां लग जाएगा? पाई इज इक्वल टू ICRT। इज इट क्लियर? सेकेंड हमारा क्या था? एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। इसमें क्या हो जाएगा? एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट यानी कि डेल्टा TB
इज इक्वल टू फॉर्मूला था Kb इनटू क्या था, मोलैलिटी। इस फॉर्मूले में Kb से पहले क्या लग जाएगा, I। सेम एज लास्ट हमारा क्या था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब इसमें डेल्टा TF इज इक्वल टू I KF इंटू मोलैलिटी। मीन्स ओवरऑल अब अगर आपको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी निकालनी है ऐसे सॉल्यूट के लिए जो एसोसिएशन कर रहा है या फिर डिसोसिएशन कर रहा है, तो ऐसे केस के लिए हम लोगों को जितनी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी है उनके फॉर्मूले में यहाँ पर मीन्स कौन से साइड, RHS साइड I यूज करना है, यानी कि वांट हाफ फैक्टर यूज करना है। रिलेटिव लोवरिंग में भी RHS साइड एंड बाकी जितने भी फॉर्मूले हैं सब में I तब यूज करना है जब सॉल्यूट पार्टिकल के लिए क्वेश्चन में बोला गया होगा एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन हो रहा हो। क्या हो रहा हो, एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन हो रहा हो। तो ऐसे केस में जितने भी फॉर्मूले हैं उनमें क्या यूज करना है, I यूज करना है। क्लियर। तो ये आपको टर्म अगर क्लियर हो गया हो तो फिर I के कुछ और भी लॉजिक हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, वांट हाफ फैक्टर का वो हिस्सा जिससे आप किसी भी क्वेश्चन में किसी भी इलेक्ट्रोलाइट मींस किसी भी सॉल्यूट के लिए जो डिसोसिएशन करता है या फिर जो भी सॉल्यूट एसोसिएशन करता है उसका आप वांट हाफ फैक्टर निकाल सकते हो या फिर पुट कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान से समझना। यहाँ पर हम तुम लोग को समझाने जा रहे हैं वांट हाफ फैक्टर यानी कि I का यूज किसके लिए, डिसोसिएशन के लिए। ठीक है, तो कैसे करते हैं डिसोसिएशन के लिए। डिसोसिएशन का मतलब कोई सॉल्यूट अपने प्लस माइनस आयन में टूट जाए। जैसे कि हम यहाँ पर एक सॉल्यूट ले रहे हैं AB, ये क्या है, सॉल्यूट है और किस तरीके का सॉल्यूट है, आयनिक है। ठीक, ये अपने A प्लस और B माइनस आयन में टूट सकता है। ठीक है, A प्लस B माइनस में टूट सकता है। मान लेते हैं पूरे सॉल्यूट में से A प्लस जो हिस्सा टूटा है वो AB का N1 पार्ट है और AB जो है जो टूटा है B माइनस में वो इसमें से कितना हिस्सा इसका टूटा है, N2 पार्ट टूटा है। बात समझ रहे हो। तो अब यहाँ पर N1 A प्लस और N2 B माइनस हिस्सा इसका टूट चुका है। क्लियर। तो अगर हम यहाँ से आपको फर्स्ट ईयर में एक्सप्लेन किया है हम लोगों ने इक्विलिब्रियम के फॉर्म में, आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो हम बता देते, लेट कर लेते हैं कि स्टार्टिंग में इसका कंसंट्रेशन 1 था। ठीक, यानी कि ये 1 कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में 1 था टूटने से पहले, और ये दोनों मिला ही नहीं था तो ये दोनों क्या होगा, 0 होगा। क्लियर। कुछ टाइम बाद आफ्टर टी टाइम बाद ये क्या होगा, 1 हिस्से में से अल्फा हिस्सा इसका निकल जाएगा। क्लियर। अल्फा हिस्सा इसका निकल गया मतलब कि पूरा का पूरा AB तो नहीं टूट करके हट जाएगा, AB में से कुछ AB के पार्ट जो होंगे टूट करके सेपरेट हो जाएंगे यानी कि निकल जाएंगे। क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पर AB 1 है और इसमें से इसका अल्फा हिस्सा टूट करके निकल गया, तो यहाँ पर अल्फा हिस्सा निकला, जो अल्फा हिस्सा निकलेगा वो भी क्या होगा, AB होगा जो अल्फा हिस्सा होगा, यानी कि A भी अल्फा टाइम होगा और B भी क्या होगा, अल्फा टाइम होगा। क्लियर, बात समझ रहे हो। जो पूरा AB है उसमें से अल्फा हिस्सा AB निकल गया है तो A भी अल्फा टाइम होगा और B भी क्या होगा, अल्फा टाइम होगा। क्लियर। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, A के लिए भी अल्फा लिखेंगे और B के लिए भी क्या लिखेंगे, अल्फा लिखेंगे। बात समझ रहे हो। यहाँ पर A प्लस लिखा है तो N1 की जहां लिखेंगे मींस A प्लस N1 टाइम है तो यहाँ पर लिखेंगे N1।
ठीक, ध्यान रखना अगर यहाँ पर 2 लिखा हो या फिर 3 लिखा हो या फिर 4 लिखा हो तो जो भी नंबर यहाँ पर कोफिशिएंट लिखा होगा वो आप अल्फा के आगे जोड़ दोगे। ठीक है, मीन्स इसमें से ए बी में से अल्फा हिस्सा ए है, अल्फा हिस्सा बी है। ठीक, क्योंकि ए बी में से जो हमने ए बी निकाला है वो भी तो ए बी ही है, लेकिन कितना है, अल्फा हिस्सा है। ठीक है, अगर मान लो ये 10 है तो 10 में से 4 ए बी निकाला है हमने, तो 10 ए बी था, अब यहाँ पर 4 ए बी था। 4 ए बी का मतलब क्या हुआ, ए बी 4 टाइम है और बी भी कितने टाइम है, 4 टाइम है, इसीलिए ए बी 4 मीन्स अल्फा और बी भी 4 दैट मीन्स अल्फा। बात समझ गए। अब यहाँ पर ये जो कॉफिशिएंट लगा होगा वो आपको क्या करना है, जो भी कॉफिशिएंट लिखा है अगर n1 है तो n1, यहाँ पर कोई नंबर है तो वो नंबर अल्फा के साथ लिखोगे, सेम एज इसके लिए भी लिखोगे, ये क्या हो जाएगा, n2 हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग आफ्टर बिफोर डिसोसिएशन यानी कि आई का फॉर्मूला लगाएं तो आई इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा, फॉर्मूला लगाने से पहले तुम लोग को एक चीज हम यहाँ पर करवा देते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो n1 है और n2 है जो आयनिक है, नंबर ऑफ आयंस है, नंबर ऑफ टोटल आयंस जो है n के बराबर है। ठीक, ये क्या है, नंबर ऑफ टोटल आयन n1 n2 किसके बराबर है, स्मॉल n के बराबर है। क्लियर, तो अब अगर हम लोग निकालें यहाँ पर आफ्टर डिसोसिएशन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन कितने होंगे, कैसे पता करोगे, तो देखो आफ्टर डिसोसिएशन तो पूरे को टोटल कर लेना है, तो फिर हम लोग को आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पता चल जाएंगे, क्योंकि ये सब एक साथ एक बीकर में होंगे, एक ही बीकर में ए है बी है, सारे के सारे ए बी तो नहीं टूट जाएंगे, कुछ इसमें से हिस्से ए प्लस और बी माइनस में टूटे होंगे। तो अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल देखोगे तो सबके पार्टिकल्स को क्या करोगे, टोटल करोगे। आगे बात समझ में, यानी कि इस बीकर में देखोगे सबका टोटल। ठीक, तो टोटल करो तो क्या होगा, 1 माइनस अल्फा प्लस n1 अल्फा प्लस n2 अल्फा। क्लियर, यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा दोनों साइड है तो इसमें से कॉमन ले लें और लिख सकते हैं n1 प्लस n2। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इतने हिस्से को ब्रैकेट में किया और इसमें से अल्फा दोनों साइड से निकाल लिया। अब n1 n2 क्या है, स्मॉल n है, तो लिखेंगे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा और इसकी जगह क्या आ गया, स्मॉल n। क्लियर, तो आफ्टर डिसोसिएशन सॉल्यूट पार्टिकल इतना है और बिफोर डिसोसिएशन सॉल्यूट पार्टिकल कितना है, 1 है। ये क्या है, बिफोर डिसोसिएशन है। बात समझ रहे हो। तो यहां से अगर हम I निकालना चाहें तो I का फॉर्मूला क्या लगेगा, I इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिफोर आफ्टर, या क्या फॉर्मूला हमने बताया था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आफ्टर डिसोसिएशन, यही पढ़ा था ना आप लोगों ने, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिफोर डिसोसिएशन। इसको हम लोग और करके इसके फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, आफ्टर डिसोसिएशन मींस नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल फिर क्या लिखोगे, बिफोर डिसोसिएशन। ठीक है, क्या लिखोगे, बिफोर डिसोसिएशन। अब यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन कितना है, तो देखो आफ्टर डिसोसिएशन हम लोगों ने निकाल लिया है। क्या निकाला है, I इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा n, ये निकाला है आफ्टर डिसोसिएशन वाला, और बिफोर वाला क्या है, 1, तो अपॉन के फॉर्म में क्या हो गया, 1। ठीक है, इस हिस्से को बड़ी सावधानी से साइड में आपको लिखना है। अब देखो ये 1 इधर आएगा, मल्टीप्लाई करेगा तो I ही रहेगा, तो I इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा n। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये जो अल्फा वाला है इस हिस्से को हम क्या करें,
आई जो है इधर भेज दें और ये सारी चीजें इधर कर दें, यानी कि अल्फा ये माइनस में था तो इधर आ गया प्लस में, ये प्लस में है तो इधर आ गया माइनस में, फिर अल्फा एन इक्वल के फॉर्म में 1 और 1 के पास क्या चला गया माइनस का आई प्लस में था तो इधर चला गया माइनस में, करके देख लीजिएगा। ये दोनों चीजें हमने क्या की, LHS साइड कर दी और आई को किधर कर दिया RHS साइड। क्लियर? अब देखो अल्फा अल्फा दोनों साइड है तो कॉमन अंदर हो गया, यहां पर कुछ नहीं बचा तो 1 माइनस एन विथ इक्वल के फॉर्म में 1 माइनस आई। अब अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस एन, ये फॉर्मूला आपको मिलेगा। क्लियर? किसके लिए मिला? फॉर डिसोसिएशन। अब अल्फा क्या है, तो अल्फा जो है, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझते हो कि जैसे मान लो तुम्हारे पास सॉल्यूट है 100%, जिसमें से 70% सॉल्यूट प्लस माइनस में टूट गया है, तो 70% जो सॉल्यूट टूटा है वो उसका क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। मींस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 70% है। क्लियर? अगर कोई सॉल्यूट है स्टार्टिंग में तो जितना भी था वो हमारे लिए 100% है, उसमें से केवल उसका 40% हिस्सा प्लस माइनस में टूटा है। जैसे हमने बीकर बनाया था तो उस बीकर में हमने ए बी लिया था, तो जरूरी तो नहीं कि सारे के सारे ए बी प्लस माइनस में टूट जाए, तो कुछ ए कुछ बी प्लस माइनस में टूटेंगे। मान लो ये कुछ हिस्से जो है वो अगर 40% टूटे हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 40% होगा। बात समझ में आ गई? तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और एन क्या है, तो एन इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ टोटल आयन। क्या होता है, नंबर ऑफ टोटल आयन। ठीक, ये n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल आयन होता है, यानी कि प्लस माइनस आयन टोटल कितने हैं। जैसे मान लो यहाँ पर देखो हमने n1 n2 प्लस किया तो इस इक्वल में n आ गया। अगर ये 3a होता और ये 2b माइनस होता तो 3 + 2 इज इक्वल टू क्या हो जाता, 5, यानी कि n की वैल्यू क्या हो जाती, 5 हो जाती। और क्या चीज यहाँ पर I इज इक्वल टू आपको पता है क्या है, बॉन्ड हाफ फैक्टर है। क्या है, बॉन्ड हाफ फैक्टर है। इज इट क्लियर? तो बॉन्ड हाफ फैक्टर I इज इक्वल टू क्या है, बॉन्ड हाफ फैक्टर है। बात समझ में आ रही है? तो ये तो था इसका डिसोसिएशन के केस के लिए फॉर्मूला। क्लियर? अच्छा ध्यान रखो, जो डिसोसिएशन के केस में I की वैल्यू क्या होती है, I की वैल्यू हमेशा 1 से क्या होती है, ज्यादा होती है। फॉर डिसोसिएशन I की वैल्यू क्या होगी, 1 से क्या होगी, हमेशा ज्यादा होगी। क्लियर? तो इसको अब आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट टर्म हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। अब इससे पहले कि आप नोट कर लीजिए, अब नेक्स्ट हेडिंग आपको मेंशन करना है फॉर एसोसिएशन। ठीक है, फॉर एसोसिएशन। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। ओके, तो थैंक यू। तो अब हम लोग यहां पर नेक्स्ट हम लोग समझेंगे एसोसिएशन के केस के लिए I की वैल्यू कैसे निकालते हैं। वो नोट हो गया, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, फॉर एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब समझ रहे हो ना, एसोसिएशन का मतलब कि जैसे A कोई सॉल्यूट है तो बहुत सारे ए क्या होंगे, जैसे अलग अलग है, ये आपस में मर्ज हो गए। ठीक है, अलग अलग थे, मर्ज हो गए तो A देन A। मींस एसोसिएशन में सॉल्यूट के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए, एसोसिएशन के लिए एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं। जैसे हमारे पास A था, देखो जैसे हमारे पास A है, ठीक, ये A और बाद में ये जो A है, A ये हमारा स्टार्टिंग में मान लेते हैं हम इसे Na। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमने इसे मान लिया Na। ओके, और बाद में ये A जो है क्या हो गया, A का होल ट्वाइस N हो गया। समझ लो, नहीं समझे, देखो A मतलब कितनी बार है, 1 2 बार है तो वो ये है। ठीक है, और बाद में ये क्या हो गया, A 2 टाइम था तो फिर A सिंगल बॉन्ड A मीन्स एक दूसरे से जुड़ गया है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A2। क्लियर? तो
वही चीजें हमने लिखी है, Na gives out A का होल ट्वाइस N। अब लेट कर लेते हैं कि इसका इनिशियल कंसंट्रेशन, स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन इसका क्या था, 1 था, ये 1, ये आपका कुछ था ही नहीं, स्टार्टिंग में ये था तो 1 और ये से क्या लिखेंगे 0। आफ्टर सम टाइम तो अब कुछ समय बाद इसमें से अल्फा हिस्सा क्या हो गया, अब ये अल्फा यहाँ पर एसोसिएशन हम लोग बोलेंगे तो इसको हम थोड़ा सा अल्फा डैश कर दे रहे हैं, तो 1 माइनस अल्फा डैश यानी कि एसोसिएट हुआ है अल्फा हिस्सा। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फा, जैसे वहां पर डिसोसिएशन के केस में अल्फा डिसोसिएट हुआ था तो यहाँ पर भी अल्फा लिखा था, लेकिन यहाँ पर जब कुछ था तो वो अल्फा के आगे लिखा था। अब इधर देखो होल n लिखा है तो ये अल्फा का क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ लो, ये ध्यान रखना, जब होल करके कोई भी नंबर होगा, कोई भी कोफिशिएंट होगा तो वो अल्फा का हमेशा अपॉन होगा। क्लियर। अब अगर हम लोग निकालें आफ्टर एसोसिएशन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल हैं, तो फिर टोटल, इसको पूरे को टोटल बताना है, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n। क्लियर। अब I इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आफ्टर यहां पर क्या लिखेंगे, आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, तो यहां पर क्या हो रहा है एसोसिएशन, और अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन। समझ रहे हो, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। ओके, तो फिर I का यहाँ पर फॉर्मूला वही लिखेंगे, बस यहाँ पर डिसोसिएशन केस है तो डिसोसिएशन लिखेंगे। अब आफ्टर डिसोसिएशन ये वैल्यू है तो लिखेंगे I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n, और बिफोर डिसोसिएशन 1 था तो यहाँ पर 1 मेंशन करेंगे। सॉल्व करेंगे तो I इज इक्वल टू, ये 1 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो I ही रहेगा, तो लिख सकते हैं हम लोग I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा लिखा है, फिर यहाँ पर अल्फा प्लस n लिखा है, तो ये सारी चीजें जो है हम लोग उसी वाले प्रीवियस अपने डेरिवेशन की तरह कर लेंगे। इन दोनों को हमने क्या किया, किस साइड किया, LHS साइड, और इस I को किधर किया, RHS साइड। तो इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्या होगा यहाँ पर अल्फा, ये माइनस वाला इधर आ गया तो ये प्लस में हो गया, और ये प्लस वाला इधर आया तो क्या हो गया माइनस में, और अपॉन n इक्वल के फॉर्म में 1 के पास क्या चला गया, माइनस का I। क्लियर। अब यहां से दोनों तरफ से अल्फा सेम है तो कॉमन, फिर 1 माइनस 1 अपॉन n इज इक्वल टू 1 माइनस I। अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस I, और ये पूरी चीजें अपॉन के फॉर्म में हो जाएगी। तो ये किसके लिए फॉर्मूला निकला है, फॉर एसोसिएशन। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपसे अल्फा पूछा गया हो या फिर अल्फा भी दिया गया हो तो फिर आप इस तरीके के फॉर्मूले को लगा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, वहां पर जिस भी क्वेश्चन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात की गई होगी, जैसे कहा गया होगा कि कोई नंबर ऑफ सॉल्यूट है जो इतने % डिसोसिएट हुआ है, तो वहां अल्फा की जगह ये चीज आप रख सकते हो, और इतने % डिसोसिएट हुआ है तो वो n की वैल्यू फॉर्मूले की हेल्प से आप निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसा एक हम क्वेश्चन लेंगे और अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे। और I क्या है, वॉन्ट हाफ फैक्टर, जहां पर आप वॉन्ट हाफ फैक्टर निकाल सकते हो। मींस अगर आपको 3 वेरिएबल में से कोई 2 दिए गए हो तो तीसरा आप निकाल सकते हो। ओके, सो नोट दिस वन इज ऑल्सो, एंड दिस वन इज इंपॉर्टेंट फॉर एसोसिएशन, एंड दैट फॉर्मूला फॉर डिसोसिएशन दैट ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड बिफोर दिस स्लाइड, that is alpha is equals to 1 minus I और 1 minus n for as dissociation that one, और ये 1 minus I upon 1 minus 1 upon n, ये for एसोसिएशन। क्लियर। तो डिसोसिएशन एसोसिएशन के फॉर्मूले को क्लियर रखिए। अब हम आपको कुछ न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। चलिए अब एक क्वेश्चन लीजिए। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ KCl which must be added
इसको रफ करते हैं। ओके, तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ KCl which must be added to 1 kilogram of water so that the freezing point is depressed by 2 Kelvin within in bracket KF for water 1.86 Kelvin kilogram mole inverse. Okay, so this value is given in your question. Okay, अब यहाँ पर calculate the amount of KCl which must be added to 1 kilogram of water so that the freezing point of 2 Kelvin and this one. ध्यान रखो, जब किसी क्वेश्चन में सॉल्यूट वर्ड ना बोल करके KCl मीन्स इलेक्ट्रोलाइट की बात की गई होगी जो प्लस माइनस में टूट गया होगा, या फिर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन, इन सब की बात की गई होगी, तो जो आपको फॉर्मूला यूज करना है उसमें आई का भी इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझते हैं। फिर से सुनो, आपको सबसे पहले हमारे प्रीवियस वीडियो में जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन एक्सप्लेन किए गए हैं उसमें आपको एक चीज नोटिस करनी है कि जो भी क्वेश्चन था उसमें हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट मींस किसी भी सॉल्यूट करके नेम को मेंशन नहीं किए थे। ठीक, नेम वहां पर मेंशन नहीं था और वहां पर डिसोसिएशन एसोसिएशन की बात हमने नहीं की थी। ठीक, जब नहीं की होगी तो हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के सिंपल फॉर्मूले को यूज करेंगे जिसमें आई का यूज नहीं होगा। क्लियर? इस क्वेश्चन में देखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ KCl मींस KCl लिखा गया है, इसका मतलब KCl ऐसा सॉल्यूट है जो प्लस माइनस में टूट सकता है। इसका मतलब ये क्या कर सकता है, डिसोसिएशन कर सकता है, और डिसोसिएशन कर सकता है यानी कि डिसोसिएशन और एसोसिएशन के केस में जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला लगेगा उसमें RHS साइड क्या यूज करना है, आई यूज करना है। बात समझ गए? तो यहाँ पर KCl प्लस माइनस में टूट सकता है, डिसोसिएट हो सकता है, इसलिए फॉर्मूले में आपको आई यूज करना ही करना है। क्लियर? चलो अब देखो, तो अब हमारे पास जो जो चीजें गिवन है वो लिखो। गिवन है KCl जो कि प्लस माइनस में टूट सकता है, K प्लस और Cl माइनस। ठीक है, तो अब अगर ये प्लस माइनस में टूट सकता है तो यहाँ पर कितने आयन है, नंबर ऑफ आयन्स कितने हैं, तो देखो एक K प्लस है और एक Cl माइनस है, तो टोटल 1 + 1 = 2 यानी कि n की वैल्यू क्या हो गई, 2। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट इफ एनी इलेक्ट्रोलाइट ठीक है डिसोसिएट कंप्लीटली, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, तो जो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है जैसे NaCl KCl वो पूरी तरीके से प्लस माइनस में टूट जाते हैं। कौन से इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो वहां पर उस केस में I और N क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, यानी कि जो N की वैल्यू होगी वही I की वैल्यू होगी, यानी कि I = N और N = क्या था, 2। इट्स मीन I = क्या हो गया, 2 हो गया। क्लियर? बात समझ में आई? यहाँ पर ये KCl दिया गया था, इसको प्लस माइनस में तोड़ा, एक K है एक Cl है तो इसको ऐड किया 2, N की वैल्यू 2 मिली यानी कि टोटल नंबर ऑफ आयन 2 मिला। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट डिसोसिएट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या है, KCl है, तो उस केस में I और N बराबर हो जाते हैं और I की वैल्यू वही होगी जो N की वैल्यू होगी। क्लियर? और अगर कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं कहा होगा क्या होगा,
तो वहां पर I N इक्वल नहीं होंगे, I आपको निकालना पड़ेगा, N तो यहां से मिल जाएगा और I निकालने के लिए अल्फा इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे I माइनस 1 अपॉन N माइनस 1 या फिर 1 माइनस I अपॉन 1 माइनस N। ठीक, तो ये फॉर्मूला लगा के आपको जितने परसेंट डिसोसिएशन बताया गया होगा वो यहाँ पुट करना, n की वैल्यू इससे पुट करना और I की वैल्यू निकाल देना। ठीक, तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ कोई केस नहीं है। क्लियर? तो अब ये हो गया। अब यहां से देखो, यहां पर बाकी चीजें हम लोग को क्या दी गई हैं, 1 किलोग्राम वाटर, यानी कि कैपिटल W इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। ठीक है, और 2 केल्विन, तो द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस्ड बाय 2 केल्विन, यानी कि डेल्टा TF इसी को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। कितना है, 2 केल्विन है और KF की वैल्यू क्या है, 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें दी गई हैं। हम लोग से क्या पूछा गया है, तो हम लोग से पूछा गया है अमाउंट ऑफ KCl, यानी कि स्मॉल w इज अ अमाउंट ऑफ KCl। ठीक है, और स्मॉल m ये क्वेश्चन मार्क है, स्मॉल m का मतलब KCl का मॉलिक्यूलर वेट, ये फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हो। K का एटॉमिक वेट होगा 39 और Cl का एटॉमिक वेट 35.5। इसको ऐड कर दीजिएगा, तो यहाँ पर ऐड किया हमने तो हमारा 74.5 आ रहा है। ठीक है, ये किस में होगा, ग्राम पर मोल में होगा। तो ये सारी चीजें आपको गिवन है। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। कैसा फॉर्मूला, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी, ये फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले में क्या ऐड करना है आपको, I। क्यों यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या बात की गई है, किसकी बात की गई है, डिसोसिएशन KCl इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए यहाँ पर क्या यूज करना है, I। बात समझ रहे हो, क्लियर? अब यहाँ पर डेल्टा TF, इस फॉर्मूले को और खोल देंगे तो डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू मोलैलिटी का फॉर्मूला, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू कैपिटल W इन kg। अगर ये ग्राम में होगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, 1000। अब सब वैल्यू आपको पुट करनी है, तो डेल्टा TF की वैल्यू क्या है, 2 केल्विन, I की वैल्यू क्या है, I N के बराबर है यानी कि 2, KF की वैल्यू क्या है, 1.86, स्मॉल w हम लोगों को निकालना है, स्मॉल m निकाल लिया है, कितना है 74.5, कैपिटल W कितना दिया गया है 1 किलोग्राम, तो यहाँ पर 1 किलोग्राम। इस W की वैल्यू निकालनी है, तो W इज इक्वल टू, सारी चीजें आप एक साइड कर दोगे तो 2 इंटू 74.5 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1.86। इज इट क्लियर? तो ये नीचे वाली वैल्यू हमने इधर भेज दी और इसके ऊपर वाली वैल्यू अपॉन में भेज दी। अब डिवाइड करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर? इस क्वेश्चन में आई आपको कब पुट करना है, कब नहीं पुट करना है, ये हमने बता दिया। सॉल्व कीजिएगा, 40.15 समथिंग आएगा और किस में आएगा, ग्राम में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, एक और इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी क्वेश्चन हो ध्यान देना कि सॉल्यूट का नेम मेंशन होगा या फिर डिसोसिएशन एसोसिएशन वर्ड मेंशन होगा, वहां पर आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। सेकेंड चीज ये साइड में टॉप पे नोट कर लीजिए, आई की वैल्यू 1 से ज्यादा कब होती है, जब डिसोसिएशन होगा, और आई की वैल्यू 1 से कम कब होती है, जब एसोसिएशन होगा, और I की वैल्यू 1 के बराबर कब होती है, जब आपका ना डिसोसिएशन हो और ना एसोसिएशन हो, यानी कि नॉर्मल हो, नॉर्मल सॉल्यूट हो। ठीक, क्लियर? डिसोसिएशन एसोसिएशन कुछ भी हो रहा होगा तो I की वैल्यू 1 से ज्यादा और कम मिलेगी। तो ये चीजें, इस टाइप के क्वेश्चंस कीजिए और इन सभी चीजों को नोटिस कीजिएगा। प्रीवियस क्वेश्चंस को एक बार चेक कर लीजिएगा कि वहां पर सॉल्यूट में आपको ऐसा कोई इलेक्ट्रोलाइट तो नहीं दिया गया है जहां पर आई यूज करना है। ठीक, सेकेंड चीज ये, जितने भी क्वेश्चंस हो, चाहे आपके डेल्टा TF के हो या फिर डेल्टा TB के हो या फिर आपका रिलेटिव लोवरिंग का हो या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर का हो, वो सारे क्वेश्चंस जहां पर इलेक्ट्रोलाइट हो या फिर डिसोसिएशन एसोसिएशन की बात की गई हो, वहां पर फॉर्मूले में आई यूज करना है और आई निकालने का मेथड हमने बता दिया है। ठीक है, एन कैसे निकालते हैं, आपको जो भी इलेक्ट्रोलाइट दिया गया होगा
उसको प्लस माइनस में तोड़िएगा, जितने आयन टोटल मिलेंगे वो क्या होगी, n की वैल्यू। n और i एक दूसरे के बराबर कब होते हैं, जब कंप्लीट डिसोसिएशन की बात की गई हो या फिर इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग दिया गया हो। अब कुछ बच्चे कहते हैं मैम हमें कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है, तो देखो जो KCl है, NaCl है, NaOH है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं। क्लियर, जैसे एस्टिक एसिड है तो ये वीक है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, तो जो भी कंप्लीट डिसोसिएट होंगे वहां पर मेंशन होगा। और ये KCl NaCl तो कॉमन है, तो इनको आपको पहचानने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस कीजिए और होमवर्क कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आज की डेट में ये चैप्टर फिनिश हो रहा है। ठीक है, आपको कोई डाउट हो तो हमसे पूछिए। ओके, सो थैंक यू सो मच। आपका इस चैप्टर का रिवीजन हम आपको करवाएंगे लेकिन कुछ टाइम बाद। तो अभी आपको क्या करना है, होमवर्क अपने रेगुलर करने हैं, अपने डाउट्स को पूछने हैं और रिवीजन के बेस पे कुछ और क्वेश्चंस हम आपको देंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।